इस वीडियो के अंदर हम जो है टेस्ट 7 से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 300 mm लॉन्ग कंडक्टर इज कैरिंग अ करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.8 टेस्ला। द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एफ इज इक्वल टू बिल लगाएंगे, जिसके अंदर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0.8, और जो है आई की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 300 mm को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा। एट द एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4 न्यूटन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड मूव्स फ्रॉम, मतलब कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस तरफ मूव करता है? तो वो मूव करता है वीकर फील्ड से स्ट्रॉन्गर से वीकर फील्ड की तरफ, यानी कि कंडक्टर स्ट्रॉन्गर से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए स्ट्रॉन्ग टू वीक इफ करंट इज लार्ज। ऑप्शन बी, ऑप्शन स्ट्रॉन्गर टू वीक फील्ड, ऑप्शन ए हमारे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स एट अ राइट एंगल थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड द वेरिएबल क्वांटिटी इज। तो जो स्पीड और एनर्जी होती है वो क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो डायरेक्शन मोशन होता है वो चेंज होता रहता है, और क्या होता है? मोमेंटम पर अफेक्ट करता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, मोमेंटम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ चार्ज टू मास रेशियो फॉर प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा होता है, और क्या होता है? मास सबसे कम होता है। और जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका मास सबसे ज्यादा होता है प्रोटॉन से, और क्या होता है? चार्ज टू मास मास रेशियो कम होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्रेटर देन होता है जीरो से, और प्रोटॉन जो होता है वो लेस देन होता है जीरो से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जो सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 3 मीटर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 मीटर 100 टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स इज। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए लगाएंगे, जिसके अंदर हम जब अलग करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? ए को अलग करेंगे तो आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब हम आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 पाई। अब हम 9 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो कि बी की वैल्यू है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2826 वेबर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एंटर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, दे विल मूव इन सर्कुलर पाथ वेयर वेयर। तो अब क्या होगा? हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि जो प्रोटॉन होता है वो ज्यादा हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से क्या होता है? लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए वो सर्कुलर मोशन में मूव कर सकता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए, द टाइम पीरियड फॉर प्रोटॉन विल बी हायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.04 टेस्ला एट 40 सेंटीमीटर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी। तो जो डिस्टेंस होता है वो 4 गुना जब हम इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी 4 गुना, क्योंकि हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं? बी इज इक्वल्स टू 1/r। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस अगर हम 4 टाइम्स कर रहे हैं तो ये 4 टाइम्स कम हो जाएगी, क्योंकि क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या करेंगे? 0.04 टेस्ला को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 0.01 टेस्ला, इस तरह आंसर हमारे पास आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मिंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.10 मीटर द मैग्नेटिक फील्ड इज। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन टू बी लगाएंगे, इसके अंदर बी क्या होता है? जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाना चाहिए? सर्कुलर मोशन में 1.8 एक्सपोनेंशियल -4 टेस्ला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर कैरिंग करंट carry current in the same direction the magnetic field at a midpoint between them is।
तो जो फील्ड होता है, जो वायर के इर्द गिर्द होता है, वो एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल कर देता है एक जीरो को। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ऑप्शन आंसर हमारे पास ऑप्शन बी आ जाता है, यानी कि जीरो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट 90 डिग्री रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। तो जो चार्ज पार्टिकल, चार्ज टू मास रेशियो होता है प्रोटॉन का, वो डबल होता है अल्फा पार्टिकल से। इसका मतलब प्रोटॉन क्या है, वो ज्यादा टाइम, ज्यादा तेजी से मूव करेगा, क्योंकि इसका वेट क्या है, कम है। जिसका चार्ज टू मास रेशियो इतना कम होगा, वो उतनी तेजी से मूव करेगा। तो हमारे पास 2:1 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। इसके दरमियान प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के दरमियान, अल्फा और पार्टिकल और प्रोटॉन के दरमियान। उसके बाद अब हम जो है आगे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। A neutron enters in a magnetic field along the direction of magnetic field lines. The force on the neutron is, मतलब कि एक न्यूट्रॉन है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है, और उसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग है, मतलब उसके साथ पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा लगाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग जब वो पैरेलल है तो वो कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, और हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए फोर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, अ रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग कैरिंग कन्वेंशनल करंट इज प्लेस्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट फिक्स वायर कैरिंग अ इलेक्ट्रॉनिक करंट, द लूप। क्या होगा फिर। तो जो आपको पता है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ, जो है करंट कैरिंग वायर जो होता है वो क्या करता है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं अपने इर्द गिर्द। और रेक्टेंगुलर लूप क्या करता है, वो एक्सपीरियंस करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस को, करंट को, अपने वायर और लूप के इर्द गिर्द। तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, सेम ही रहता है। और जो करंट क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और लूप क्या हो जाता है, उसकी वजह से रिपेल हो जाता है। मतलब कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स टुवर्ड्स द वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, 100 मीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.23 टेस्ला, if the wire makes an angle of 45 degree with the field, the magnitude of force on the wire is। तो जो फोर्स है करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो किस तरह मालूम की जाती है, एफ इज इक्वल टू डेल साइन थीटा के थ्रू मालूम की जाती है। अब बी की वैल्यू क्या है, 0.23 है, आई की वैल्यू क्या है, 10 एम्पियर है, एल की वैल्यू 100 मीटर है, और थीटा किसके बराबर है, 45 के। तो जब हम इससे आपको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 23, सॉरी 230√2n। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमने फॉर्मूले क्या लगाया, एफ इज इक्वल टू डेल साइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर इज। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा लॉन्ग स्ट्रेट वायर के, एम्पियर एम्पियर की लॉ के मुताबिक हम कैसे मालूम करेंगे, बी इज इक्वल टू डू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, यानी कि बी इज इक्वल टू डू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो हमारा जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज डालेंगे, जिसमें यू नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7 टेस्ला होती है। आई की वैल्यू क्या होती है, 2 एम्पियर, और आर की वैल्यू क्या होती है, 0.1 मीटर। तो जब हम इसकी पूरी वैल्यूज डालेंगे, हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए 4 एक्सपोनेंशियल -2 गॉस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट its velocity is perpendicular to the field, व्हाट हैपेंस। यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर फील्ड के, तो क्या होगा, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, लेकिन टोटल एनर्जी उसकी सेम ही रहेगी। मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल होता है वो परपेंडिकुलर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो एक्सपीरियंस करेगा किसको, सेंट्रीपिटल फोर्स को, और सर्कुलर पाथ में। तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स तो उसकी चेंज होगी डायरेक्शन की वजह से, लेकिन जो इसकी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, वो चेंज ही नहीं होगी, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, अप्लाइंग द राइट हैंड palm rule for a straight conductor carrying current and placed in an external magnetic field where the fingers are along west and the thumb is directed along north, the direction of magnetic force will be। तो जो फिंगर्स होती है वो क्या होती है, डायरेक्शन उनका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होता है वेस्ट पर, और थंब का क्या डायरेक्शन होता है, करंट की तरफ, नॉर्थ की तरफ मतलब। और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, हमारे पाल्म की तरफ होता है, और इसका पाल्म क्या बता रहा होता है, वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है।
राइट हैंड अगर हम पाम रूल लगाएं तो वर्टिकली डाउनवर्ड हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर प्लेस एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड। यानी कि जो फोर्स है अगर वो पर यूनिट लेंथ पे अप्लाई हो रही हो करंट कैरिंग कंडक्टर में, जो है उसको अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल रहे हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू बिल लगाएंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बता रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, you are asked to design a solenoid that will give a magnetic field of 0.5 Tesla, yet the current must not exceed 10 ampere. The number of turns per unit length of the solenoid will be। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनोइड के अंदर वो किस तरह हम बताते हैं, यू नॉट एन आई के थ्रू बताते हैं। यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7। और एन की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स। आई की वैल्यू क्या होती है, 10 एम्पियर, और बी की वैल्यू क्या होती है, 0.5। हमने फॉर्मूला क्या लगाया, यू नॉट आई, जिसके अंदर यू बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0.5, और यू नॉट की वैल्यू थी 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7, और आई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 10 एम्पियर। हमने ये सारी वैल्यूज डाली, एंड में हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर हमारे पास 3.9 एक्सपोनेंशियल 4 आ गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, a vertical wire carries an elect, electric current into page. What is the direction of magnetic field at point P located as shown? तो जो अब हमने ये देखना है कि उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, करंट कैरिंग वायर का, हम राइट हैंड रूल से मालूम करेंगे। राइट हैंड रूल से मालूम करेंगे तो थंब का डायरेक्शन क्या होगा, थंब का डायरेक्शन जो होगा वो करंट बताएगा जो कि पेज के अंदर जा रहे हैं। फिंगर्स का जो हम कर्ल करेंगे उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। उसके अलावा जो पॉइंट पी होगा फील्ड का वो क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, इन अ लूप ऑफ वायर करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द लूप। तो जो कर्ल हो रही है फिंगर्स को डायरेक्शन की करंट की वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। और थंब का पॉइंट का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और तो क्या होगा, वो प्लेन किसकी तरफ जा रहे हैं, इनवर्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रहे हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज बी इफ इट्स रेडियस इज डबल्ड एंड द करंट थ्रू इट इज ऑल्सो डबल्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड विल बी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड के अंदर वो हम किस तरह मालूम करेंगे, वो हम बी इक्वल टू यू नॉट एन आई के थ्रू मालूम करते हैं। और करंट अगर हम डबल कर देंगे तो बी भी क्या हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा, क्योंकि करंट और बी का जो उसका रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि बी इज इक्वल्स टू यू नॉट एन आई का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसके अंदर बी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। इस तरह अगर हम बी को इंक्रीज करेंगे तो आई भी इंक्रीज हो जाएगा, हेंस न्यू मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी 2b के बराबर। आंसर हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ करंट कैरिंग कंडक्टर थ्रू विच करंट आई इज फ्लोइंग। तो जो एम्पियर लॉ है वो क्या बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस क्या होना चाहिए, आर का, और लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट करंट क्या होना चाहिए, वो आई। तो बी इज इक्वल टू यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इस तरह से बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया, 1/r के। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया 1/r के, क्योंकि वो उसके नीचे मौजूद है यहाँ से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल 0 द ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज।
मतलब कि अगर फोर्स है जो कि अप्लाई हो रही है चार्ज पार्टिकल में जो कि किसमें मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, तो हम उसको इस फोर्स को क्या बोलेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। और अगर वो स्ट्रेट जा रही है यानी कि उसका एंगल क्या है, जीरो है, तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगी, मतलब कि चार्ज क्या होगी, स्ट्रेट लाइन में मूव होता रहेगा। आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी यानी कि स्ट्रेट लाइन। अब हम इसको रब कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। इफ द लेंथ ऑफ अ सोलेनोइड इज मेड 4 टाइम्स एंड द नंबर ऑफ टर्न इज डबल्ड, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड के अंदर वो किस तरह हम मालूम कराएंगे, बी इज इक्वल टू यू नॉट एन अपॉन एन आई। बी इज इक्वल टू यू नॉट एन अपॉन एल आई। उसके बाद जो है बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एन अपॉन एल के। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, विल बिकम हाफ, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, टू स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पैरेलल वायर कैरिंग द सेम करंट इन द सेम डायरेक्शन, यू आर गिवन a small magnetic needle, at which of the following position will the orientation of the needle be independent of the magnitude of the current in the wires। तो जो वायर है, हर जो वायर है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में मिड पॉइंट। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी करंट के मैग्नीट्यूड से। करंट के मैग्नीट्यूड से वो इंडिपेंडेंट होगी, मतलब कि करंट जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर जी करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये किस पे डिपेंड करती है, रिलेटिव पोजीशन पर ही डिपेंड करती है वायर के। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, यानी कि एट पॉइंट्स हाफ वे बिटवीन द वायर्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the direction of magnetic field at a point on the magnetic lines of force can be taken along। तो वो किसके साथ किया जा सकता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन का, किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन हर पॉइंट पर। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हर पॉइंट पे क्या होता है, वो टेंजेंट के अलाउंग होता है, मतलब कि टेंजेंट चेंज होता रहता है तो उसके साथ चेंज होता रहता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, तो टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन बी फाउंड यूजिंग। मतलब कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का वो किस तरह से मालूम किया जाता है। राइट हैंड रूल को अगर हम यूज करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो कर्ल कर रहा है फिंगर्स को वायर तरह, तो थंब का पॉइंट का डायरेक्शन करंट, वो करंट बताएगा, और फिंगर्स का डायरेक्शन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताएगा। यानी कि हम राइट हैंड रूल को यूज करेंगे इस चीज को पता करने के लिए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ लाइंस ऑफ होल देता है। ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, लाइंस को, जो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मतलब कि जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसके पास एक सेम मैग्नीट्यूड मौजूद है, डायरेक्शन मौजूद है हर पॉइंट पर, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इक्वली स्पेड पैरेलल फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि पैरेलल लाइंस है उनको बता रहे हैं। तो हमारे पास करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन ए यानी कि पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट नीड्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ। मतलब कोई कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल है तो वो किस तरफ मूव करेगा, तो वो स्ट्रॉन्गर से वीकर फील्ड की तरफ मूव करेगा। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉरेंस लोड, लॉरेंस लोड की वजह से वो ये महसूस करेगा, और ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देगा। स्ट्रॉन्गर टू वीक फील्ड, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड हैज इट्स एप्लीकेशन इन। यानी कि जो मोटर्स होते हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड होता है जो क्या करता है, जनरेट करता है रोटेशनल मोशन को। और जो करंट डिटेक्टर होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं करंट को, जिनको हम गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। और जनरेटर क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
तो ये सारी चीजें क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरनेट जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अ कंडक्टर इज शोन इन द फिगर कनेक्टेड विद द टर्मिनल ऑफ सोर्स, व्हाट इज ट्रू अबाउट दिस। यानी कि अगर एक कंडक्टर है वो एक फिगर से कनेक्टेड है तो उसके बारे में क्या चीज सही है वो हमने इसको लिख के बताना है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किससे एग्जिस्ट करता है, कंडक्टर के अंदर, जो जिसके अंदर क्या हो, वोल्टेज हो जो कि चार्जेस को मूव करा रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, वो कंडक्टर के जो है कंडक्टर के इर्द गिर्द मौजूद होता है जो कि करंट को फ्लो हो रहा हो इसकी वजह से। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, बी इज आउटसाइड वाइल ई इज इनसाइड द कंडक्टर, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। अ स्क्वायर कॉइल ऑफ 10 exponential 2 meter square area is placed perpendicular to a uniform magnetic field of strength exponential 3 Weber per meter square. The magnetic flux through the coil is, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस तरह हम गिवन करेंगे, आई इक्वल टू बी ए से करेंगे, जिसके ना बी की वैल्यू क्या होगी एक्सपोनेंशियल 3, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंशियल 2 से। हमारा आंसर आ जाना चाहिए 10 वेबर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 टेस्ला Tesla passes perpendicular to a disk of radius 2 centimeter. Find the magnetic flux associated with the disk. तो अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, आई इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, जिसके अंदर हम बी की वैल्यू क्या लगा, हम ए को किस तरह फाइंड करेंगे, पाई आर स्क्वायर के जरिए फाइंड करेंगे। और फिर हम 3.14 जो कि बी की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.02 के स्क्वायर से जो कि ए की वैल्यू है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25 एक्सपोनेंशियल -3। और उसके बाद जो है हम जब उसको अप्रोक्स लगाएंगे, उसको डिवाइड करने के बाद 2.5 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3.14 एक्सपोनेंशियल 2 वीबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होते हैं जो पास कर रहे होते हैं यूनिट एरिया से, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड से जितनी लाइंस पास हो रही होती है यूनिट एरिया में, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। अब वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस से। तो हमारे पास आंसर ऑप्शन ए सही होना चाहिए, नॉर्मल टू द सरफेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इफ अ 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू अ 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी। तो आई इज इक्वल टू बी ए हम लगाएंगे, और उसके बाद हम वही करेंगे कि हम बी की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 0.5 एक्सपोनेंशियल -4 है, और उसको जो है हम जब डिवाइड करेंगे मतलब -5 से, एक्सपोनेंशियल -5 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25 वेबर। हमारे पास आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। फॉर्मूला वही लगेगा जो हमने पहले भी लगाया था, यानी कि आई इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। would be 20 Weber magnetic flux passes through the 5 meter square area of uh, certain sheet the magnetic flux density। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है, आप क्या करेंगे, बी इज इक्वल्स टू, हम फॉर्मूला लगाएंगे, बी इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया, जिसमें जो है हमारे पास हम 20 को डिवाइड कर देंगे, 20 वेबर को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 वेबर। यानी कि 20 जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको, मैग्नेटिक फ्लक्स है 20, उसको हम डिवाइड कर देंगे 0.5 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.25 वेबर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं। द रिलेशनशिप, सॉरी क्वेश्चन, ये जो है ये हमारा आंसर था। हमारा आंसर 4 वेबर निकला था जब हमने अ, यानी कि 20 को डिवाइड किया था 5 से, 5 4 जा 20 होता है, तो 4 वेबर
मीटर स्क्वायर हमारा आंसर निकल गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ला एंड द स्मॉलर यूनिट गॉस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड। तो 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंशियल 4 गॉस के बराबर होता है। और गॉस क्या होता है, क्योंकि स्मॉलर यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज करते हैं। तो हमारा पास ऑप्शन डी करेक्ट हो चाहिए। 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंशियल 4 गॉस के। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, वेबर पर एम्पेयर पर मीटर इज इक्वल टू। तो जो हेनरी है, जो ऐसा यूनिट है इंडक्टेंस का, वो आपको पता है 1 हेनरी किसके बराबर होता है, वेबर पर एम्पेयर मीटर के, यानी कि वेबर पर एम्पेयर मीटर के बराबर होता है क्या, 1 हेनरी। तो हमारे पास आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो जो स्टैटिक करंट होता है, जो कि कंडक्टर से पास हो रहा होता है कॉन्स्टेंटली, इलेक्ट्रिकल क्या बना रहा होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा होता है अपने अंदर, जो क्या कर रहा होता है, फ्लो चार्ज को फ्लो करवा रहा होता है। इसलिए जो है हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि जो कंडक्टर है वो क्या कर रहा होता है, कैरी करा रहा होता है स्टेडी करंट, हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट। उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। आपसे पूछा क्या गया है कि जो गलत पॉइंट है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके अंदर, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, हमें उसे मार्क करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इन द गिवन फिगर एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, इट डिफ्लेक्ट्स इन विच डायरेक्शन। अब जो लॉरेंस फोर्स है वो एक्ट कर रही है एक चार्ज पर जो कि मूव हो रहा है। तो जो डायरेक्शन होगा डिफ्लेक्शन का, वो कौन बताएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बनाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास आंसर होना चाहिए कि डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड का क्या ओरिएंटेशन है, और मतलब उसका डायरेक्शन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है। आंसर हमारे पास करेक्ट होना चाहिए नेगेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हमारे पास, अब हमारे पास क्वेश्चन 16 है, इन द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है चार्ज पार्टिकल की, वो मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरह निकालते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा थे। इससे जो फोर्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है बी के भी और बी के भी, यानी कि एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है हमारे पास फॉर्मूला। इसलिए जो एफ फोर्स होती है वो किसके परपेंडिकुलर होती है, वो परपेंडिकुलर होती है बी के भी और बी के भी। उससे हमारे पास आंसर सही होना चाहिए ऑप्शन सी। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इन द फिगर बिलो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एफ बी। तो जो फिगर हमें फिगर इसका ना गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपसे डायरेक्शन पूछा गया है मैग्नेटिक फोर्स का। तो वो हमें पता है कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है वो बताता है डायरेक्शन और मूविंग चार्ज का। तो जो करंट होता है, वेलोसिटी करंट या वेलोसिटी है, वो किसके अलोंग मूव करती है, एक्स डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्शन में होगी, वाई डायरेक्शन में। और फोर्स किसके डायरेक्शन में होती है, जेड डायरेक्शन में। तो जेड डायरेक्शन है, मतलब वो कहाँ जा रही है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बाहर की तरफ जा रही है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग ड्यू टू ईस्ट एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड द पार्टिकल विल। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो परपेंडिकुलरली एक्ट करती है वेलोसिटी के चार्ज के। और जो तो उससे फायदा क्या होता है कि जो सर्कुलर मोशन होता है बगैर किसी चेंज के स्पीड ऑफ पार्टिकल जो है पता लगा सकते हैं, यानी कि मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद स्पीड अनचेंज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्वेश्चन 19 है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन डैम। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अफेक्ट करती है मूविंग चार्जेस पर। तो और क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो स्टेशनरी नहीं होते, और उन पर क्या हो रही होती है, अगर वो स्टेशनरी है तो उन पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी, और अगर वो मूव कर रहे हैं तो उन पर फोर्सेस एक्ट करेंगी। और क्योंकि हमने बोला कि उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो मतलब क्या होगा कि वो स्टेशनरी है, मतलब कि वो रुकते में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज। तो मैग्नेटिक फोर्स हम किस तरह पता लगाते हैं, एफ इजिकल से वी बी साइन थीटा से पता लगाते हैं। और जब हमें चार्ज जीरो निकालना हो तो हम क्या लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू हम जीरो लेंगे, मतलब कि ए आंसर होगा हमारा, साइन थीटा जीरो के बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो है साइन जीरो जो होगा वो जीरो के बराबर, साइन थीटा जो होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन मोशन कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि कौन सा इनमें है जो कि डिफ्लेक्ट नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमें पता है कि कौन सी चीज होती है जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, और जो है न्यूट्रल पार्टिकल होता है, तो वो कौन सा होता है, वो न्यूट्रॉन होता है। तो हम न्यूट्रॉन लगा देंगे, क्योंकि वो न्यूट्रल है तो मैग्नेटिक फील्ड उसे डिफ्लेक्ट भी नहीं कर सकती। फिर क्वेश्चन नंबर 22, हमारे पास मैंने चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड इस ट्रेजेक्टरी इज। यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो परपेंडिकुलर जा रहा है, तो उसका ट्रेजेक्टरी कैसी होनी चाहिए, उसकी ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए सर्कुलर मोशन में होनी चाहिए, मतलब कि वो पूरा सर्कल बनाएगा। ऑप्शन बी हमारा सर्कल करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर गिवन नहीं है, हम जो है यहाँ मेंशन कर देते हैं, सर्कल आंसर होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, when a charged particle moves through when a charged particle moves through a magnetic field it suffers a change in। मतलब कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रहा है तो क्या चेंज फील करेगा। तो उसके ऊपर कोई भी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है कोई चेंज नहीं कॉज करेगी काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन वो क्या चेंज करेगी, वो उसका डायरेक्शन चेंज करेगी। मतलब कि ऑप्शन एक करेक्ट होगा हमारे पास, कि वो उसका डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करेगी। बाकी जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं लाएगी। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इज कॉज्ड बाय। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होती है। मैग्नेटिक फील्ड होती है एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, या फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से, दोनों से हो सकती है। और वो क्या हो, स्टेशनरी चार्ज हो, फिर क्या बना रहा हो, एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हो। तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, यानी कि मूविंग पॉजिटिव और नेगेटिव को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज। तो जो हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, उसमें क्या होता है, जो मोशन इलेक्ट्रॉन का वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाता है, और जो नेगेटिव वाई एक्सिस में क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और फोर्स किसकी तरफ होगी, जेड डायरेक्शन की तरफ, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो बस आंसर ए करेक्ट होगा, यानी कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन। अब हम आगे मूव करते हैं बायोलॉजी की तरफ। अब हम बायो के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, गट एंड सीडोसिलोमेट इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो गट होता है सीडोसिलोमेट का, वो किस चीज से बना होता है। सीडोसिलोमेट के पास सीडोसिलोम मौजूद होता है, जो कि बॉडी कैविटी होती है, जो कि लाइंड नहीं होती मेसोडर्म से, मतलब कि कवर्ड नहीं होती पूरी तरह से मेसोडर्म से। और ये किससे ड्राइव हुई हुई होती है, एंडोडर्म से मिलकर बनी होती है, जो कि इनर जर्म लेयर होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एसिमेट्रिकल बॉडी इज अ फीचर ऑफ फाइलम। तो जो एसिमेट्रिकल बॉडी होती है वो फीचर है फाइलम की, क्यों, क्योंकि वो उसके पास कोई डेफिनेट शेप या सिमेट्री मौजूद नहीं होती। जो पॉलीफेरा होते हैं जैसे कि स्पंजेस होते हैं, इनकी एक इरेगुलर बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो कि उनको क्या बना देता है, एसिमेट्रिकल बना देता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पॉलीफेरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, कैरापेस इज प्रेजेंट इन विच क्लास ऑफ आर्थ्रोपोड। तो जो कैरापेस होती है वो हार्ट प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, जो कि आर्टेनिस पे मौजूद होती है और क्रूस्टेशियंस पे मौजूद होती है, जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्ट आर्टेनिस पे मौजूद होती है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सीरोसिलोमेट एक्सेप्ट विथ। तो सारे जो है वो सारे जो है सिलोमेट्स हैं एक्सेप्ट, सिलोम मतलब उनके पास बॉडी कैविटी मौजूद है। उसके अलावा जो हेमिकॉर्डेस होती है उनके पास जो सिलोम होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो उनके पास टू सिलोमेट्स नहीं कहलाते, उनकी बॉडी कैविटी नहीं होती। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी, यानी कि हेमिकॉर्डेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच सिस्टम इज प्रेजेंट इन निमाटोड्स। कौन सा सिस्टम निमाटोड्स के अंदर मौजूद होता है। तो निमाटोड जो है वो फाइलम एस्केलमेंटिस से बिलोंग करते हैं, उनके पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन सर्कुलेटरी और रिस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एस्केलमेंटिस। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, हाउ आर प्लेटफॉर्म नॉट सिमिलर टू राउंड। तो जो फ्लैटी हेलमिंथस हैं जिनको फ्लैट वर्म्स बोलते हैं, वो क्या होते हैं, एसिलोमेट्स होते हैं, मतलब कि उनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती। और जो राउंड वर्म्स होते हैं वो सीडोसिलोमेट्स में होते हैं, मतलब कि उनके पास फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती। इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, देयर आर बोथ एसिलोमेट्स। मतलब ये दोनों क्या है, एसिलोमेट्स हैं, फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, पॉलीकीटा हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो जो पॉलीकीटा होते हैं उनके पास सेंट्रिकल पैलेस आईज मौजूद होते हैं, जो कि उनको खाने में और उनको इसे सेंस करने में मदद करते हैं। ये सारी चीजें मौजूद होती हैं उनके पास, हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद क्वेश्चन 8 है हमारे पास, पेरी प्लेनेटा बिलोंग्स टू विच फाइलम। तो जो पेरी प्लेनेटा होते हैं अमेरिका है ना, वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर इंसेक्ट आ जाते हैं, क्रुस्टेशियन आ जाते हैं, आर्किनीज आ जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आर्थ्रोपोडा। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। उसके बाद रेडुला इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो जो रेडुला होते हैं ये क्या होता है, टूथ टाइप का स्ट्रक्चर होता है मॉलस्क के अंदर, जो कि स्क्रैप करने में और फूड को कट करने में मदद करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मॉलस्क के अंदर मौजूद होते हैं रेडुला। उसके बाद क्वेश्चन 10 है हमारे पास, द बॉडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ग्लोबुलर। तो जो सी ऑर्गेनिज होते हैं उनके पास स्फेरिकल और एक रिजिड बॉडी होती है, जो कि उनके स्पाइंस को कवर करती है। सी ऑर्चिन्स होते हैं उनके पास होती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, मेंटल इन मॉलस्क इज प्रेजेंट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो जो मेंटल होता है टिश्यू लेयर, वो कवर किसको करता है, डोर्सल और विसरल मास को कवर करता है मॉलस्क के, और वो सिक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट को, जो कि शेल बनाती है मुख्तलिफ स्पीशीज की। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होना चाहिए, डोर्सल वेंट्रल विसरल मास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इज फाउंडेड। तो जो हाइड्रोस्केलेटन होता है वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जो को सपोर्ट करती है, प्रोवाइड करती है सपोर्ट। और इसके अलावा जो है ये सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि एनिडीज वगैरह उनमें मौजूद होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एनिडीज में मौजूद होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, वन सिमिलैरिटी बिटवीन एलेनिड और आर्थ्रोपोड। तो वो जो क्या सिमिलैरिटी होती है, जो एलेनिड और आर्थ्रोपोड दोनों में मौजूद होती है, तो उनके पास वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद होता है उनके नर्वस सिस्टम में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, अब हम क्वेश्चन 14 की तरफ मूव करते हैं। एनिमल लाइक स्टारफिश हैव स्मॉल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इन ईच आर्म कनेक्टेड टू अ रिंग ऑफ न्यूरॉन्स इन द सेंटर, दिस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम कहलाता है, क्योंकि काइनोडर्मेटा जिसके स्टारफिश उनके पास ब्रेन नहीं होता, उसके अलावा इनके पास नर्व रिंग और रेडियल नर्व्स मौजूद होती हैं इनके आर्म्स में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनके पास डिफ्यूज नर्वस सिस्टम मौजूद होते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिरेमिड्स, यानी कि उनको बता करेक्टरिस्टिक बतानी जिनके पास बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। तो ए सिरेमिड्स में हमारे पास फ्लैट फॉर्म्स आ जाते हैं, इस सिरेमिड्स में फ्लैट फॉर्म्स आ जाते हैं जिनके पास बॉडी कैविटी या सिलोम मौजूद नहीं होता। और जो इनकी बॉडी होती है वो क्या होती है, सॉलिड होती है, टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर जो स्पेस को भरते हैं, गट को और आउटर बॉडी वॉल को। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सॉलिड बॉडी विदाउट अ कैविटी सराउंडिंग। उसके बाद हम आगे मूव करते क्वेश्चन नंबर 16 है, नर्वस सिस्टम ऑफ निमेटोड्स। निमेटोड कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निमेटोड्स क्या होते हैं, डोर्सल वेंट्रल और लेटरल नर्व कॉर्ड होते हैं, जो कि ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को पूरी बॉडी में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो मतलब इनके पास ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं प्यूजर्म से, यानी कि उनके पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म मौजूद होता है। और हाइड्रा में आ जाते हैं फाइलम नाइडेरिया, जो कि एग्जाम्पल किसके हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल है। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेट्रापोड। तो जो टेट्रापोड्स होते हैं वो फोर लिम्ब वर्टिब्रेट होते हैं, जिनके अंदर एम्फीबियंस आ जाते हैं, रेप्टाइल आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, मैमल आ जाते हैं, और जो कोई भी है वो टेट्रापोड की एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, आंसर हमारे पास करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नन ऑफ दीज। वो इसके अंदर मौजूद नहीं है, पर टेरेंटुला में मौजूद होता है ये सारी चीजें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, पिनवर्म इज कॉमन नेम यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पिनवर्म किन का दूसरा नाम होता है, वो एंटीरोबाइस वर्मिकुलरिस को बोलते हैं, क्योंकि ये राउंड वर्म्स होते हैं जो कि किन को इन्फेक्ट करते हैं, ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। और ये रेप्टाइटस की जीनस में से है, मतलब कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स ऑफ टेट्रापॉड डायनासोर्स।
तो जो बर्ड्स होते हैं जो कि इवॉल्व होते हैं टेट्रापॉड डायनासोर से, उनमें मिजोइक एरा वगैरह से, तो वो कौन से होते हैं? आर्किप्टेरिक्स, जो कि फॉसिल है जो लिंक करते हैं बर्ड्स को और डायनासोर को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। चिटिनस सीटर आर लोकोमोटिव ऑर्गन ऑफ एनालीज विच आर प्रेजेंट इन। तो जो सीटर और ब्रिसल होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो किन से मिलकर बने होते हैं? चिटिन से, जो कि हेल्प करते हैं एनालीज को मूव करने में, यानी कि आर्टवर्म्स को मूव करने में। और ये लोकेट किस में करते हैं? प्रोटोस्टोमियम और बॉडी सेगमेंट्स में। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। पॉर्क्यूपिन इज अ मैमल बिकॉज, पॉर्क्यूपिन मैमल क्यों होता है? क्योंकि इनकी बॉडी पर फर मौजूद होते हैं जो कि मॉडिफाई होके क्या बन जाते हैं? डेवलप होके स्पाइंस बन जाते हैं। और ये क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, इसलिए इनको जो है मैमल्स में शामिल किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास। इट इज कंसिडर्ड अ मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो ये तो आर्किप्टेरिस को बोलते हैं, और ये एमकेट में पहले आ भी सकता है, आ भी चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 में है विच इज नॉट अ मेमन। तो शार्क जो होती है वो मेमन नहीं है, क्योंकि वो किसका पार्ट होती है? वो कार्टिलेजिनस फिश होती है, क्लास कॉन्फ्लिक्टाइस में शामिल होती है, और ये मैमल नहीं होती। वेल्स, वेलरिसेस और सीज वगैरह जो होती है मैमल्स होती है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। विच ऑफ देम एक्सक्रीट इन फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड के फॉर्म में कौन एक्सक्रीट करता है? जो कि यूरिक एसिड क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जिसको यूरिक एसिड बोलते हैं, जो कि क्या करता है? वाटर को कंजर्व करने में मदद करता है। ह्यूमन में यूरिया बनता है, फ्रॉग में जो है अमोनिया बनता है। डिफरेंट फॉर्म होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के। तो बर्ड्स के अंदर होता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम जो है आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।